हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम अदर पीपल्स मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट देखा हमने, और बहुत सारे मूवमेंट होंगे यहाँ पे, और जो लोग हैं, सन्यासी रिवोल्ट है, पीजेंट्स रिवोल्ट है, तो बहुत सारे रिवोल्ट और होंगे, उसको हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के जस्ट जो क्रांति खत्म हुई तो बंगाल में कौन सा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब देखिएगा, इंडिगो रिवोल्ट 1859 57 में 58 57 में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और हमारा ख़त्म हो गया था 59 60 में जो है इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। सन्यासी जो रिवोल्ट था, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट 1763 1763 से 80 में हुआ था। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट 1763 से 80 में हुआ था। संथाल रिवोल्ट की अगर बात करें तो 1855 से 56 में हुआ था। पबना अपराइजिंग जो था वो 1853 और 56 में हुआ था। 1853 नहीं, 1873 और 76 तक हुआ। इंडिगो रिवोल्ट अगर देखें हम तो ये जो है गोविंदपुर गांव में, नदिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर गांव में। देखिए, बहुत नदिया डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। अगर आप देखें तो प्लासी का जो युद्ध है वो नदिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे गोविंदपुर में फिर से जो है एक रिवोल्ट हो जाता है नदिया डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में, जिसको कहते हैं इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडिगो फार्मर्स होते हैं, इंडिगो जो किसान होते हैं जो इंडिगो लगाते हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया होता है। लीडर जो होता है वो होते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। क्या नाम था? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं पीजेंट रिवोल्ट। ठीक है, और क्या कहते हैं, रोकते हैं कि फोर्सफुली हम जो है इंडिगो नहीं बोएंगे, इंडिगो हम नहीं लगाएंगे फोर्सफुली। ठीक है, दिस इंडिगो रिवोल्ट ऑफ बंगाल वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स हु फोर्स्ड पीजेंट्स to take advantage and signed the fraudulent contracts with forced the peasants to grow the indigo under the term which were at least profitable to them. ठीक है, तो ये इंडिगो रिवोल्ट जो था, जो यानी कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के साथ में जो ये लीडर्स थे रिवोल्ट के, उन्होंने कहा कि हम फोर्सफुली, जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमसे जो है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, हमें जो है थोड़ा सा पेमेंट स्टार्टिंग में कर देते हैं कि इंडिगो ही बोना है आपको, अपने ही फील्ड में इंडिगो लगाना, उसके आगे और कुछ करना नहीं है। तो वो जो है हम ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इंडिगो जो है लगाने से पीजेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा था। क्या हो रहा था? पहली बात तो ये कि इंडिगो से जो प्लांट, जो ज़मीन थी, वो ज़मीन की उर्वरकता जो थी वो ख़त्म हो जा रही थी, फर्टिलिटी ख़त्म हो जा रही थी। दूसरी बात यह है कि वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल था ही नहीं। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम थी। अब सितंबर 1859 में होता है, ऑल द कल्टिवेटर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो है क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो ये जो विद्रोह होता है वो नदिया में, पबना में, खुलना में, ढाका में, मालदा में, है ना, दीनाजपुर में, ये सारी जगहों पर धीरे धीरे ये बहुत दूर तक फैल जाता है। तो इंडिगो जो फैक्ट्रीज हैं उसको बंद कर दिया जाता है, स्ट्राइक हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्रीज में भी तो इंडियंस ही काम कर रहे हैं ना, तो फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हो जाता है। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो सपोर्ट दिखाता है, अपना सपोर्ट करता है इंडिगो रिवोल्ट को। ठीक है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस होते हैं, रैलीज निकालते हैं और किसानों के सपोर्ट में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो हिंदू पैट्रियट, ये बार बार एग्जाम में आता है, हिंदू पैट्रियट जो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखी थी, हिंदू एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये देख लीजिएगा, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिवोल्ट में, इस एजिटेशन में। ठीक है, इस विद्रोह में किसने? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, जो एडिटर थे हिंदू पैट्रियट के। ठीक है, ये जो है, दिस रिवोल्ट वॉज विविडली पोर्ट्रेड बाय दीनबंधु मित्रा इन हिज प्ले नील दर्पण। ठीक है, 1869 में एक और जो है प्ले आया था जिसका नाम था नील दर्पण, और वो लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। तो दीनबंधु मित्रा और हरिश्चंद्र मुखर्जी दोनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिवोल्ट में। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा था हिंदू पैट्रियट और दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द नील दर्पण, अ बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, बहुत जो बुरी स्थिति थी इंडिगो फार्मर्स की, उस पर एक किताब लिखी गई थी नील दर्पण। उसका लेखक कौन था, उसका राइटर कौन था? तो देखिए, राइटर थे दीनबंधु मित्रा। ठीक है, दीनबंधु मित्रा वॉज द राइटर। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण। नील दर्पण का ऑथर कौन था? तो देखिए, दीनबंधु मित्रा वॉज द ऑथर। ठीक है, दीनबंधु मित्रा ऑथर टू। अब देखिए,
हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। देख लीजिए, नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग है ये वंदे मातरम। ठीक है ना। एक फेमस क्रिएशन है बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ एक फेमस क्रिएशन है किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया है। द थीम ऑफ दिस नोवेल इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवोल्ट। तो जो जो आपका ये थीम है इस नॉवेल का, आनंद मठ, ये जो है सन्यासी रिवोल्ट पे जो है बेस्ड था। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट अलग है, सन्यासी रिवोल्ट अलग है। जो आनंद मठ था वो किससे रिलेटेड है? सन्यासी रिवोल्ट से, और आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया था। इट वॉज primarily sung by रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग द कैलकाटा सेशन। तो ये भी आता है कि कहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये गाया था? तो कैलकाटा सेशन में पहली बार जो है गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन था 1896 में। ठीक है, द थीम ऑफ द नॉवेल आनंद मठ, जो आनंद मठ का नॉवेल का जो थीम था वो क्या था? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट था थीम। कंपोजर कौन थे? वंदे मातरम के कंपोजर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये सन्यासी रिवोल्ट, वंदे मातरम जो है, चटर्जी मेंशन सन्यासी रिवोल्ट इन हिज नॉवेल आनंद मठ। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक नॉवेल में जो है आपका सन्यासी विद्रोह के बारे में जो है मेंशन किया था आनंद मठ में। ठीक है, जो पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो आर्टिशियंस थे, ऑल वेयर रूइंड ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सारे लोग परेशान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, वो कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं थी हमारे इंडियंस के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वीवर्स हों, ठीक है ना, चाहे वो छोटे मोटे जो भी हों, सारे लोग बहुत परेशानी में थे। ठीक है, बहुत ही बुरा फैमीन आया हुआ था 1770s में। सन्यासी जो है वो ह्यूमिलिएट हो रहे थे बाई बैन ओवर पिलग्रिमेज। ठीक है, उनको जो है पिलग्रिम पे जाने को परमिशन नहीं दिया जा रहा था, वो अपने धर्म जो धर्मस्थल होते हैं वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। तो सन्यासीज जो है वो ह्यूमिलिएट हो रहे थे एक तरीके से। और सन्यासियों में एक ट्रेडिशन होता है कि अगर कोई अनजस्ट होता है, अगर उनके साथ कहीं से कुछ गलत किया जाता है, तो सन्यासी लोग उसका खुले तरीके से विरोध करते हैं अनजस्ट के खिलाफ। ठीक है, तो उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रेवली। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट बहुत ही बहादुर से वो लड़े। वॉरेन हेस्टिंग्स हैड सप्रेस्ड द अपराइजिंग आफ्टर द लॉन्ग कैंपेन। ठीक है, बहुत ही लंबी जो है युद्ध के बाद, युद्ध की लड़ाई रणनीति के बाद जो है ये जो आपका सन्यासी रिवोल्ट था वो दबाया जा सका। और कौन दबाया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने दबाया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वॉज मेड फेमस बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ। अभी हमने देखा था। और गाया किसने था वंदे मातरम? जो है आपका टैगोर जी ने। लेकिन ये आनंद मठ किसका था? बंकिम चंद्र चटर्जी का था। तो किसने फेमस बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में सन्यासी रिवोल्ट को फेमस बनाया था। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट को, देखिए सन्यासी रिवोल्ट को जो है फेमस बनाया था। ये है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जीज फेमस नॉवेल आनंद मठ। क्या थीम था? सन्यासी रिवोल्ट जो है वही थीम था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द, देखिए हाँ देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बरहिया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर। तो ये रीजनल क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बरहिया ताल जो रेजिस्टेंस था उसका क्या था? डिमांड ऑफ द बकास्त एंड लैंड रिस्टोरेशन। डिमांड ऑफ बकास्त और लैंड रिस्टोरेशन जो है ये जो है बरहिया ताल रिवोल्ट का जो है थीम था। ठीक है, चीफ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वॉज। वहाबी मूवमेंट का जो चीफ सेंटर था वो 19th सेंचुरी में पटना था। ठीक है, वहाबी मूवमेंट ऑफर अ सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी। उन्होंने जो है ब्रिटिश सुप्रीमेसी के लिए वो बहुत ही एक घातक जो है एक बहुत ही सीरियस थ्रेट थे 19th सेंचुरी में। और वहाबी मूवमेंट को लीड किसने किया था? सैयद अहमद ने। ठीक है, वो जो है जनरली इन्फ्लुएंस थे टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया। ठीक है, अरब के जो अब्दुल वहाब थे उनकी टीचिंग से वो इन्फ्लुएंस थे। एंड शाह, क्या नाम है? शाह वही उल्लाह। ठीक है, शाह वही उल्लाह द सेंट ऑफ दिल्ली। तो जो सैयद अहमद थे, दो लोग की टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे। एक तो अब्दुल वहाब जो अरब के थे और दूसरे शाह
क्या आपका वलीउल्लाह शाह वलीउल्लाह दिल्ली के थे। तो इन लोगों की टीचिंग से बहुत जो है इम्प्रेस थे। वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लाना चाह रहे थे, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लाना चाह रहे थे, विच स्टेटेड दैट रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ठीक है, इस्लाम को फिर से वापसी हो, इस ये जो उनका लड़ाई था कि इस्लाम की फिर से वापसी हो। ठीक है ना। और जो सोशियो पॉलिटिकल जो ऑपरेशन है, जो सोशियो पॉलिटिकली जो सोशली तरीके से पॉलिटिकल तरीके से जो दबाया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको वो ख़त्म किया जा सके। सैयद अहमद की जो एफर्ट्स थी, सैयद अहमद वहाबी आइडियोलॉजी वाज स्प्रेड इन द काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बंगाल, बिहार, सेंट्रल प्रोविंशियल रीजन। तो बहुत दूर दूर तक इनकी जो आपकी इनकी टीचिंग्स थी वो फैली। 1830 में सैयद ऑक्यूपाइड द पेशावर फॉर सम टाइम। तो 1830 में उन्होंने पेशावर को कुछ देर के लिए जो है कैप्चर किया, अपने कॉइन्स इशू किए अपने नाम से। और सैयद अहमद लॉस्ट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जो है बैटल ऑफ बालाकोट, ठीक है, बालाकोट में, बैटल ऑफ बालाकोट पटना में उन्होंने अपनी लाइफ खो दिया। बिकेम द सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द सैयद अहमद। ठीक है ना। तो सैयद अहमद के डेथ के बाद जो है ये पटना जो होता है, पटना बिकेम द सेंटर, पटना जो है सेंटर बन जाता है वहाबी मूवमेंट का। ठीक है, सैयद अहमद की डेथ के बाद। तो ये हमारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका मूवमेंट। ठीक है, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, दो मूवमेंट होता है कूकी और कूका। तो कूका मूवमेंट गुरु राम सिंह, ठीक है, कूका मूवमेंट गुरु राम सिंह द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कूका मूवमेंट वाज सिमिलर विद वहाबी मूवमेंट, बोथ मूवमेंट्स बिगिन विद रिलीजियस रिवोल्ट। तो एग्जाम में आ जाएगा कि कौन कौन सा रिलीजियस रिवोल्ट है। तो वहाबी भी रिवाइवलिस्ट था, मुस्लिम जो रिलीजन था उसको फिर से वापसी चाह रहे थे, और कूका मूवमेंट भी ऐसा ही कुछ था। ठीक है, बट कन्वर्टेड इनटू द पॉलिटिकल मूवमेंट, लेकिन पॉलिटिकल बाद में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, वो भी ब्रिटिश को जो है ब्रिटिश का रिमूवल चाह रहे थे इंडिया से, उनकी अथॉरिटी को यहाँ से हटाना चाह रहे थे। ठीक है, वेस्टर्न पंजाब में कूका मूवमेंट जो है इनिशिएट हुआ था। भगत जवाहरमल 1840s में स्टार्ट किए थे इसको, और इनको सियान साहब भी कहा जाता था। भगत जवाहरमल को क्या कहते थे? सियान साहब। ठीक है, तो जो ओरिजिन थी कूका मूवमेंट की, हैज़ इट्स ओन रूट्स इन रिलीजियस प्यूरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म। तो रिलीजियस प्यूरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म मतलब सिखिज्म की रिलीजियस धार्मिक प्यूरिफिकेशन पे थी ये। ठीक है, ये भी रिलीजियस मूवमेंट था। लीडर जो थे मूवमेंट के वो राम सिंह एक्सपेल्ड टू रंगून इन 1872 वाइल ही डाइड 1885। तो जो राम सिंह थे मूवमेंट के जो लीडर थे कूका मूवमेंट के, उनको जो है रंगून जो है भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, पागलपंथी रिबेलियन की बात करें, पागलपंथी रिबेलियन वाज इंटेंडेड इंडीड अ रिबेलियन ऑफ, किसकी? पागलपंथी किसकी था? गारोज का था। ठीक है, गारो पहाड़ी जनजाति है। तो देखिए पागलपंथी जो रिबेलियन था वो जो है गारोज का रिबेलियन था। ये इट वाज क्वासी रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, क्वासी रिलीजियस कम्युनिटी सेक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द करम शाह ऑफ नॉर्थ बंगाल। ठीक है, नॉर्थ बंगाल करम शाह जो है ये जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सन ऑफ करम शाह, देखिए करम शाह के सन और सक्सेसर का नाम था टीपू। ठीक है, करम शाह के बेटे और सक्सेसर जो है वो टीपू था। ही वॉज इंस्पायर्ड विद रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पर्पजेस। टीपू एंड शाह लेड दीज पीपुल टू अपहोल्ड द रिलीजन एंड राइट ऑफ द पीजेंट्स इन बंगाल। ठीक है, तो टीपू और शाह ने जो है क्या किया कि इन लोगों को अब क्या किया? मोटिवेट किया। ठीक है, मोटिवेट किया कि आप जो है रिलीजियस उसको लेके आगे बढ़िए, पीजेंट्स बंगाल में पीजेंट्स का साथ दीजिए। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ा, और इन्होंने शेरपुर को कैप्चर कर लिया। 1825 में राजा बन जाते हैं, और अपॉइंटेड जज भी एक अपॉइंट करते हैं, मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं, कलेक्टर अपॉइंट करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। तो एग्जाम में अगर आता है कि ये जो है आपका पागलपंथी रेबिलियन जो है वो वास्तव में कौन सा किसका था? ये गारोज का था। ठीक है, हु फाउंडेड द पागलपंथी? तो देखिए करम शाह फाउंड करता है पागलपंथी। कौन? करम शाह। Who among the following was the leader of the फराजी rebellion? फराजी का जो है लीडर कौन होता है? तो फराजी का जो लीडर होता है वो आपका दादू मियाँ होता है। कौन होता है? दादू मियाँ। तो दादू मियाँ was the leader of the फराजी। याद रखिएगा कि हु जो है was the leader of the फराजी rebellion। तो दादू मियाँ was the leader of the फराजी। ठीक है, दादू मियाँ। द सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय द आपका कौन सा है? हज शरीयतुल्लाह। ठीक है, तो जो सेक्ट था वो जो हज शरीयतुल्लाह जो है फरीदपुर में बंगाल में जो है ये स्थापना हुई थी। उन्होंने रेडिकल चेंज जो है रिलीजन में लाने की बात की थी, रेडिकल चेंज। ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल फेनोमेना जो है उसमें चेंजेस लाने की बात की थी। सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह दादू मियाँ लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये जो है आगे बढ़ाया। एंड बाद में जो है ये जो मूवमेंट था वो वहाबीज के साथ मर्ज हो गया। ठीक है,
आप फिर से समझिएगा कि जो फराजी रिबेलियन था उसको स्टार्ट किया दादू मियाँ ने, और ये जो है एक रेडिकल चेंजेस लाने की बात किया था धर्म में, और बाद में ये जो है आपका फराजी है वो वहाबी के साथ मिल जाता है जब दादू मियाँ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु वर द फराजीज। फराजी कौन थे? फराजी थे फॉलोअर्स ऑफ हाजी सरीतुल्लाह। ठीक है, फराजी कौन थे? फॉलोअर्स ऑफ हाजी सरीतुल्लाह। दादू मत लिख दीजिएगा, हाजी सरीतुल्लाह। फराजी जो है हाजी के जो है फॉलोअर्स थे। ठीक है, फराजी जो है हाजी के फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट हमारा है हाँ, वेलुथम्पी लेड अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, कहाँ पे? तो वेलुथम्पी जो है उनका रिबेलियन स्टार्ट हुआ था केरला से। कहाँ से? केरला से। ठीक है, वेलेस्ली कंपेल्ड किंग त्रावणकोर। त्रावणकोर के जो किंग थे, त्रावणकोर केरला में वहाँ के किंग थे, उनको जो है सब्सिडरी अलायंस करने के लिए मजबूर कर देता है। कौन? वेलेस्ली। 1805 में किंग जो है बहुत नाखुश रहता है इस ट्रीटी से और रिफ्यूज कर देता है कि हम कोई सब्सिडी पे नहीं करेंगे ब्रिटिश को। तो ऐसा जो है बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज र्यूड। ठीक है, वेलुथम्पी रिवोल्टेड विच वॉज सप्रेस्ड बाय द नायर बटालियन। ठीक है ना, सपोर्टेड बाय द नायर बटालियन। तो वेलुथम्पी जो है इस चीज़ का विरोध करता है। ठीक है, जो बिहेव जिस तरीके से करते हैं ये लोग, सब्सिडरी अलायंस ले लेते हैं और जो रेजिडेंट होता है उसका बिहेवियर बहुत ख़राब होता है, तो उसका जो है विरोध करता है वेलुथम्पी, और ये वेलुथम्पी को सपोर्ट भी करते हैं नायर बटालियन के लोग। ठीक है, तो ये जो है हमारा वेलेस्ली जो वेलेस्ली का है, वेलेस्ली ने कंपेल कर दिया था त्रावणकोर के लोगों को, राजा को, कि वो सब्सिडरी अलायंस कर दें। अब नेक्स्ट हमारा है हु फाउंडेड रमोसी। ठीक है, रमोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र। तो किसने जो है फाउंड किया था रमोसी कृषक जत्था? तो रमोसी कृषक जत्था जो है ये जो है वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम है इनका? वासुदेव बलवंत फड़के। याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, तो रमोसी कृषक जत्था था, उसको जो है वो फाउंड किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, 1845 टू जो है 83। ही ऑर्गेनाइज द पीपल ऑफ रमोसी ट्राइब्स एंड कन्वर्टेड देम इनटू द कॉम्बैट फोर्सेस। रमोसी जो ट्राइब्स थे, जो जनजाति थी, उनको जो है कॉम्बैट फोर्स के रूप में बदल दिया, एक सेना की तरह उनको बना दिया। ठीक है, बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया, किसको? वासुदेव बलवंत फड़के को, और जो है उनकी डेथ हो गई 1883 में हंगर स्ट्राइक करते हुए कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। ठीक है, करेक्ट हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर द रमोसी अपराइजिंग। तो रमोसी अपराइजिंग कहाँ हुआ था? रमोसी अपराइजिंग जो हुआ था वो आपका है वेस्टर्न घाट में। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में हुआ था ये रमोसी अपराइजिंग। ठीक है, वेस्टर्न घाट में रमोसी अपराइजिंग हुआ था। तो रमोसी हिल ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो रमोसी हिल ट्राइब्स थी वेस्टर्न घाट की, है ना, वो जो है आपका ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया था। ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को वो के अगेंस्ट थे वो। 1822 में अंडर द चित्तूर सिंह दे रिवोल्टेड एंड प्लंडर्ड द कंट्री। ठीक है, चित्तूर सिंह के, किसके? चित्तूर सिंह के जो इसमें वो उन्होंने कंट्री को रिवोल्ट किया और प्लंडर किया। देयर वर रिवोल्ट्स अगेन ड्यूरिंग द 1825 to 26 एंड द मेन आपका एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस था वो सब चलता रहा। मेन टाइम ऑफ द डिस्टर्बेंस 1829 तक चलता रहा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ द गडकरी रिबेलियन। गडकरी रिबेलियन किसका था? कोल्हापुर का था। कोल्हापुर का जो है, कोल्हापुर से रिलेटेड था गडकरी रिबेलियन। ठीक है, गडकरी जो थे वो हेरिडिटरी सर्वेंट्स थे। ठीक है, वो कौन से थे? वो हेरिडिटरी सर्वेंट्स थे, किसके? मराठास के। ठीक है, तो वो फोर्ट से उनके अटैच थे। ठीक है, और ये जो कोल्हापुर में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1844 में ड्यू टू पिटिएबल लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अंग्रेजों का, वो बहुत ही जो है इन लोग के लिए बहुत परेशानी में इन लोग को डाल चुका था। वो ऑलरेडी बहुत ही पिटिएबल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी उनकी, और इसी की वजह से ये रिवोल्ट हुआ। अब ट्रेस ऑफ द ट्राइब दैट रिबील्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वॉज बैंड। तो खोंड लोग थे, खोंड लोग जो है ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम इन लोगों का चलता था, खोंड का। तो ब्रिटिशर्स ने ह्यूमन सेक्रीफाइस कुछ एक्ट लगा के बंद कर दिया था, इसकी वजह से खोंड लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो खोंड वॉज एबओरिजिनल ट्राइब्स। ठीक है, एबओरिजिनल मतलब क्या होता है कि ऐसी ट्राइब्स जो है वहाँ की ओरिजिनल ट्राइब होती हैं, वहीं की ट्राइब होती ही हैं, वो वहीं से बिलोंग करती हैं। तो एबओरिजिनल ट्राइब्स थी विच स्ट्रेच फ्रॉम द बंगाल टू तमिलनाडु। ठीक है, बंगाल से तमिलनाडु की तरफ थी और कुछ सेंट्रल जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे भी थी ये। तो ये जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने जो है क्या किया था, आपका जो सेक्रीफाइस वाला सिस्टम था इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए ये नाराज़ हो गए थे। द पीपल ऑफ द खोंड ट्राइब लेड बाय द चक्कर
बिसोई, ठीक है ना, चकरा बिसोई। तो चकर बिसोई जो है वो लीडर थे इसके। हाँ, तो मेन रीजन था कि मरीहा, मरीहा एक सिस्टम था, ट्रेडिशन था जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। तो मरीहा जो है सिस्टम, अब ये भी पूछ सकते हैं कि मरीहा किससे रिलेटेड, तो खोंड से रिलेटेड था। मरीहा को बैन किया था, इसलिए ये लोग नाराज थे। नेक्स्ट हमारा है हु लेड खोंड रिवोल्ट, किसने, आपका है बुद्धू भगत, ठीक है। बुद्धू भगत जो है खोंड रिवोल्ट को लेड किया था और लीडर था, ठीक है। बुद्धू भगत वाज द लीडर। देखिए, बुद्धू भगत एंड गंगा नारायण इन छोटा नागपुर रीजन, बुद्धू भगत और गंगा नारायण छोटा नागपुर रीजन 1831-32 में ये लीड किया था। द रिवोल्ट वाज अल्टीमेटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1848। अब हमारा देखिए वघेरा अपराइजिंग, ठीक है। वघेरा अपराइजिंग कहाँ था, तो ये बड़ोदरा में था। वघेरा अपराइजिंग बड़ोदरा में था। देखिए, गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपेल्ड द वघेरा, जो वघेरा चीफ था, टू टेक अप आर्म्स, ठीक है। जो गायकवाड़ था कहाँ का, बड़ौदा का, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में वो कंपेल करता है वघेरास को कि वो आम हथियार उठा ले। वघेरास अटैक ब्रिटिश टेरिटरी ड्यूरिंग 1818-1819, अ पीस ट्रीटी कॉन्क्लूडेड बिटवीन कंडक्टेड द रिवोल्ट इन 1820, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं है, वघेरा आप जान लीजिएगा कि कहाँ पे है। वघेरा जो एरिया है आपका ये बड़ौदा में है, ठीक है, बड़ौदा का एरिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज करना है हमें अपराइजिंग को, किसमें, 1857 के पहले की जो अपराइजिंग थी उसको हमें अरेंज करना है, कौन पहले थी कौन बाद में थी। देखिए, सबसे पहले जो सिपाही आपका, इसमें देख लेते हैं, हमारा एक सही है। सबसे पहले जो है सिपाही म्यूटनी बंगाल में हुई थी, उसके बाद सिपाही म्यूटनी वेल्लोर में हुई थी। बंगाल में सबसे पहले हुई थी सिपाही म्यूटनी, फिर वेल्लोर में सिपाही म्यूटनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कच्छ रिबेलियन था, क्या था, कच्छ रिबेलियन, ठीक है। कच्छ रिबेलियन हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, कच्छ रिबेलियन के बाद जो है आपका कोल अपराइजिंग थी, ठीक है। कोल अपराइजिंग थी, कोल के बाद जो है फिर आपका आता है संथाल अपराइजिंग, ठीक है। तो फिर से देखते हैं एक बार। देखिए, पहले सबसे क्या हुआ था, पहले सिपाही म्यूटनी हुई थी, कहाँ की, बंगाल की। सिपाही म्यूटनी कहाँ की हुई थी, बंगाल की हुई थी। उसके बाद जो है फिर आपकी म्यूटनी कहाँ पे हुई थी, बंगाल के बाद जो है ये सिपाही म्यूटनी वेल्लोर वाली हुई थी। फिर जो है तीसरे नंबर पे है कच्छ रिबेलियन, और फिर उसके बाद कोल अपराइजिंग, और फिर संथाल अपराइजिंग। इसका टाइम हम देख लेंगे। देखिए, सिपाही म्यूटनी जो है, देखिए सिपाही म्यूटनी ऑफ बंगाल 1764 में हुई थी। वेल्लोर की म्यूटनी 1806 में हुई थी। कच्छ की जो म्यूटनी थी वो 1819 और 31 में हुई थी। फिर कोल अपराइजिंग जो है 1831 से 32 में हुआ था। संथाल लोगों का जो रिवोल्ट था 1855-56 में हुआ था, ठीक है। तो जो है ये बंगाल की म्यूटनी थी, इन विच 1 बटालियन ऑफ द हेक्टर मुनरो एट द बैटल फील्ड ऑफ बक्सर ज्वाइन द मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम को ज्वाइन कर लिया था, ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट वॉज ऑकर्ड। संथाल रिवोल्ट कब होता है, 1855-56 में संथाल रिवोल्ट, ठीक है। याद रखिएगा, टाइम बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। संथाल रिवोल्ट कब होता है, 1855-56 में, ठीक है। 1855-56 में संथाल हुआ था। व्हेन डिड छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट ऑकर, तो छोटा नागपुर का 1820 में आया था, ठीक है। छोटा नागपुर का जो ट्राइबल रिवोल्ट था वो कब आया था, 1820 में आया था, ठीक है। छोटा नागपुर एरिया वॉज रूल्ड बाय द चीफ ऑफ वेरियस एबोरिजिनल ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स उनके द्वारा ये जो है आपका छोटा नागपुर रीजन जो है वो क्या हो रहा था, उसको लीड कर रहे थे ये ट्राइब्स लोग, ठीक है ना। ब्रिटिश कॉलोनियल जब एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुआ कि ये लोग कंटिन्यूसली इंटरफियर करने लगे, ठीक है ना। उनको किंग ऑफ फोरहट स्ट्रांगली अपोज, इनको अपोज किया। पोजीशन ऑफ सिंहभूम, कि सिंहभूम का पोजीशन आप मत लीजिए, वो हमारा है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये रिवोल्ट धीरे धीरे 1820 से 1836 में कंटिन्यू रहा। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, है ना, जो मधुबनी, ये सारे एरिया में ये रिवोल्ट फैलता रहा। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब जो है इस रिवोल्ट में किल हो गए, और ये जो रिवोल्ट था वो जो है सप्रेस हुआ बाद में, और कॉलोनियल रूल वॉज रीस्टैब्लिश देयर, फिर से जो है कॉलोनियल सत्ता यहाँ पे फिर से जो है आ गई, ठीक है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ सन्यासी, संथाल। संथाल का रिवोल्ट किसने लीड किया था, तो सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू, ठीक है। सिद्धू कानू और जो है आपका भैरव चांद, ठीक है। तो संथाल जो रिबेलियन था वो सिद्धू कानू दो भाई थे, और भैरव चांद, इन सारे लोगों ने मिलकर संथाल रिबेलियन जो है स्टार्ट किया था। संथाल रिबेलियन मोस्ट जो है सीरियस चैलेंज था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए।
जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, मनी लेंडर्स जो थे वो जो है छोटे किसानों को प्रताड़ित करते, बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन था, डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा था पीजेंट्स के मन में, ठीक है। यूरोपियन जो रेलवे आपके कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो जो है डिमांड करते थे फोर्स लेबर, ठीक है ना, कि मतलब आपको पैसा नहीं देंगे लेकिन आप जो है हमारे यहाँ के काम करिए। तो ये जो है फोर्स लेबर करवाते थे, जो कौन थे, ट्राइब लोग थे। इससे ट्राइब जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो जो है सम ऑफ ट्राइब्स जो वो कुछ लोग तो माइग्रेट हो गए थे वहाँ से। संथाल सॉ क्लियर साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के डिसइंटीग्रेशन। संथाल को लगा कि अब तो ट्राइबल कम्युनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बचेगी ही नहीं, टूट जाएगी। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, इनको आउटसाइडर कहा और आउटसाइडर कह के इनको जो है क्या किया, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, इन्होंने आवाहन किया रिवोल्ट का, इन्होंने आवाहन किया कि रिबेलियन का, अब विद्रोह का समय आ गया है, ठीक है ना। इन्होंने जो है क्या किया, असेंबल्ड, हाँ, इन्होंने जो है अब क्या किया, अपने आप को इकट्ठा किया और आर्म्स इकट्ठे किए अगेंस्ट द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। वो जो है ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश रेवेन्यू की वजह से वो बहुत परेशान थे। संथाल रिबेलियन कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने चलता रहा, एंड थ्रेटेंड द इंपीरियल कंट्रोल इन द रीजन, इंपीरियल जो कंट्रोल थी, जो सत्ता थी, उसको हिला के रख दिया इन लोगों ने। रिबेल ऑल्सो रिसीव्ड अ गुड डील ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सबमर्ज सोशल क्लासेस, ठीक है, थोड़ा जो जो और क्लासेस थे, जो और उन्हीं के साथ थे जो प्रताड़ित थे, उनकी भी हेल्प मिली, ठीक है, इन ट्राइबल लोगों को। और ये बीरभूम, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड भागलपुर तक, बिहार तक ही फैला हुआ था, ठीक है। बहुत सारे जो है डिस्पाइट द इंटेंसिटी ऑफ रिबेलियन, द रिबेल्स अल्टीमेटली फेल्ड टू आउट क्लास द सुपीरियर मिलिट्री ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। बहुत ही इंटेंस ये विद्रोह था, बहुत ही जो है ये लोग इसी उससे लड़ रहे थे कि जो ये ब्रिटिश है इनको अपने एरिया से बाहर भगा देना है, लेकिन जो सुपीरियर आर्मी थी, जो इनके पास सुपीरियर जो है आर्म्स थे, उससे जो है ये लोग जीत नहीं पाए, ठीक है। कुछ मंथ बाद ही संथाल रिबेलियन जो है उसको सप्रेस कर दिया गया, और संथाल इंसर्जेंसीज जो है छोटी मोटी होती रही बीच बीच में छिटपुट, लेकिन उस तरीके से बहुत मास लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। और ये जो है ख़त्म हो गया संथाल रिबेलियन। तो ये था हमारा हु हैड बीन लेड द संथाल रिबेलियन, सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने संथाल रिबेलियन लीड किया था। हु वॉज द संथाल परगना, व्हाट वॉज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, तो इसको नरी खंड कहते थे, संथाल परगना को नरी खंड, ठीक है, संथाल परगना को क्या कहते थे, नरी खंड कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्ट अ सेकेंड, इधर भी है क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। तो जो संथाल परगना रीजन था उसको क्या कहते थे, उसको जो कहते थे नरी खंड, ठीक है, एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम पे इसको नरी खंड कहा जाता था। बुद्धिस्ट जो लिटरेचर अगर इसमें देखें तो ये जो है कजांगाला, ठीक है, इसको कजांगाला कहते थे। महाभारत के पीरियड में संथाल परगना रीजन वाज द पार्ट ऑफ द अंग महाजनपद का हिस्सा था ये, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल इन 1857। तो जो है मेजर बुरोक, ठीक है, मेजर बुरोक जो थे वो जो है डिफीट हो गए थे, ठीक है, किसमें, ये जो आपका संथाल रिबेलियन था। तो देखिए, रिबेलियन डिड नॉट हैव मेनी ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द वाइट ऑफ और साहिब्स, ठीक है, मतलब उनको साहिब कहते थे, जो सफ़ेद लोग होते थे उनको। देयर मेन एनिमी कौन थी, वो डिकूज थे, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो उनके मेन प्रॉब्लम थे, क्योंकि देखिए पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की थी, लेकिन वो लोग सीधे लोग थे, गाँव जो है आपका ट्राइबल लोग थे, और वो लोग जो है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो आता था, जिससे उनको डायरेक्टली थ्रेट था, वो ऑफिसर्स थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जो उनसे बेगारी करवा रहे थे। तो वो सीधे दिकूज को जो है परेशानी थी उनको, दिकूज मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स। 10,000 संथाल जो है एक साथ इकट्ठा हुए, कहाँ पे, एक फील्ड में 1855 में, एंड एक रेजोल्यूशन पास किया। इन्होंने क्या किया, टू फाइट द करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दिकू के अगेंस्ट हमें फाइट करना है, करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। दिकूज हैड बिट्रेड देम, उन्होंने धोखा दिया है, दिकूज ने फोर्स किया है उनको कि वो स्लेवरी करने लगे, ठीक है, और अब्यूज़ देयर वुमेन, ठीक है, उनके औरतों के साथ जो है सही नहीं हुआ है, उनके साथ, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उनके पास एक ही रास्ता है कि उनको अब रिवोल्ट करना होगा। तो उनके लीडर सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे, ठीक है, कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की। अब क्या हुआ था कि मेजर
बरोक थे, he called the suppress the rebels but he met tremendous resistance. ठीक है, वो जो है कुछ सेना लेके आए और वो रिवोल्ट को दबाना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है कली लड़ाई वहाँ पे हुई, और the victory of the संथाल over the almighty British further fueled the rebellion and it spread like wildfire. और एक बार जब उनको जीत मिल गई, ठीक है, तो ये जो है बहुत तेज़ी से फैल गए हर बात की, मतलब ये जो है कहीं बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, हम इनसे जीत सकते हैं, ठीक है, और ये रिवोल्ट और ज़्यादा फैला। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्रेसेस अपराइजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र में भील अपराइजिंग हुई थी, कौन सी? भील अपराइजिंग, ठीक है, अपराइजिंग ऑफ द भील्स इन 1818 18 से 31, 1818 से 1831। भील जो है कहाँ पे? भील मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द हिल रीजन्स ऑफ द खानदेश, खानदेश एरिया के हिल रीजन्स में भील रहते थे। भील ऑक्यूपेशन ऑफ द खानदेश इन 1818 इमर्ज्ड emerged the Bhils because they suspicious of the outsiders intrusion in their territory। तो देखिए जब भी आप जो है ये ट्राइबल की मूवमेंट की बात करेंगे तो वो हमेशा एक चीज़ से डरते थे कि कोई आउटसाइडर उनके यहाँ एंट्री ना कर जाए, उनकी पूरी सिस्टम को ख़राब ना कर दे, ठीक है ना। पूरे जो है अब उनकी पूरी जीवन जो शैली थी वो क्या थी? वो पेड़ों पे आधारित थी, वो वनों से जो है जुड़ी हुई थी, तो वो जो है उससे अलग नहीं रहना चाह रहे थे और इसके लिए वो परेशान होते थे, ठीक है। ये जो है बिलीव किया जाता है कि त्रियंबक जो जी थे, त्रियंबक जी द रिबेल मिनिस्टर ऑफ बाजीराव सेकेंड इंस्टिगेटेड द भील अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ खानदेश, ठीक है। तो बाजीराव के जो मिनिस्टर थे त्रियंबक जी, उन्होंने भील्स को जो है क्या किया था? अगेंस्ट किया था, किसके? ये जो ब्रिटिशर्स हैं, भील के को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने इकट्ठा किया था, ठीक है। देयर वॉज अ जनरल इंसर्जन इन 1819 एंड भील इन सेवरल स्मॉल ग्रुप्स। देखिए बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स में जो है छोटी छोटी इंसर्जेंसी होती रहती थी, भील्स अटैक किया करते थे। देयर वर सिमिलर टाइप्स ऑफ इंट्रूजन क्वाइट ऑफन इन द भील चीफ्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ? यूज इट्स मिलिट्री फोर्स टू सप्रेस द भील रिबेलियन एंड एट द सेम टाइम टू विन देम ओवर थ्रू द वेरियस। अब देखिए बहुत सारी कंसिलियरी मेजर्स, मतलब उनको जो है कुछ चीज़ें कुछ लालच देके वो जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बट ब्रिटिश मेजर फेल टू ब्रिंग द भील टू देयर साइड। तो वो जो कंसिलियरी मेजर था उनका, जो मतलब उनको लालच देके अपने आप में मिलाने वाली जितनी भी पॉलिसी थी वो पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है। ब्रिटिश इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कोल अपराइजिंग की बात करें तो ये सिंहभूम रीजन में था। कहाँ पे? सिंहभूम रीजन में था कोल अपराइजिंग। और ये जो है इंडिपेंडेंट पावर जो है अपने चीफ के साथ वो रहते थे, इंडिपेंडेंट पावर ये जो है रखते थे। ये जो है राजा ऑफ छोटा नागपुर और मयूरभंज टू सबड्यूट देम, ठीक है। द रिबेलियन स्प्रेड ओवर द रांची, हजारीबाग, पालामऊ और जो है ये जो है मनभूम, यहाँ सब जो है ये रिवोल्ट फैल जाता है। टारगेट क्या था? टारगेट था कि टारगेट ऑफ द अटैक वॉर सेटलर्स फ्रॉम द अदर रीजन हुज हाउसेज वर बर्न एंड प्रॉपरली लूटेड। ये सारी चीज़ें थी जो ब्रिटिश थे वो रूथलेसली सपोर्ट जो है सप्रेस कर रहे थे, ठीक है ना। कोल को, उनके घरों को जला दिया जाता था, उनको जो है बहुत बुरी तरीके से लूट लिया जाता था। तो ये जो है सारी चीज़ें थी, ये जो ब्रिटिश ने इनको बहुत ही रूथलेसली तरीके से इनको क्या किया? इस रिवोल्ट को दबा दिया। रंपा जो रिविलियन की बात करें तो रंपा जो अपराइजिंग थी वो 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, कब? 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जब पास हुआ था, इसके अगेंस्ट जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल। तो जब फॉरेस्ट एक्ट पास हो गया था तो जो ट्राइबल लोग थे उनका जो मूवमेंट था वो रोक दिया गया, ठीक है, आवागमन रोक दिया गया, जिससे कि उनकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। पोडू एग्रीकल्चर वो लोग करते थे, एक जो एग्रीकल्चर था पोडू, जिसमें वो सेटिंग कल्टीवेशन करते थे। कहाँ पे? नॉर्दर्न एरिया ऑफ गोदावरी में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है रोक दिया गया था, तो जो है रंपा विद्रोह स्टार्ट हो गया था। रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये आपका जो है गोदावरी के आसपास का जो एरिया था, ठीक है। फिर संथाल रिबेलियन, ठीक है, ये जो है भागलपुर बिहार तक फैला संथाल, और नॉर्थ उड़ीसा से लेके साउथ स्ट्रेचिंग हजारीबाग जो है यहाँ तक जो है बंगाल, बॉर्डर ऑफ बंगाल, ये भी जो है ये सारी चीज़ें कवर होती थी संथाल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु लॉन्च द लोसड़िया मूवमेंट, ठीक है, लोसोड़िया मूवमेंट फॉर द सोशल रिफॉर्म अमंग द भील ऑफ मेवाड़ और बेगार एंड नियरली रीजन्स। तो ये जो है आपका था गोविंद गिरी,
तो गोविंद गिरी ने लोसोड़िया जो है मूवमेंट लॉन्च किया था। सोशल रिफॉर्म जो है बहुत सारे कुछ किए गए थे। गोविंद गिरी ने लॉन्च किया था लोसोड़िया मूवमेंट फॉर द सोशल रिफॉर्म ऑफ भील्स। भील कहाँ के भील? मेवाड़ और आपके बेगार, ठीक है, यहाँ के भील्स के लिए जो है एक लोसोड़िया मूवमेंट लॉन्च किया था गोविंद गिरी ने, ठीक है। तो गोविंद गिरी ने सभ्य समाज भी एक स्टैब्लिश किया था 1883 में विद अ व्यू टू ऑर्गेनाइज द भील कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ही वॉज कंसिडर्ड एज द प्रोपाउंडर ऑफ द लोसोड़िया मूवमेंट, ठीक है। तो गोविंद गिरी वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द लोसोड़िया मूवमेंट, किसके लिए? जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको जो है उनके सोशल जो है रिफॉर्म के लिए, उनकी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, ठीक है। मुंडा का रिवोल्ट कहाँ पे होता है? तो 1859 में, ठीक है, 1859 में मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो देखिए वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवोल्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। ये जो है बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था साउथ ऑफ रांची में, ठीक है। किसने? बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था साउथ ऑफ रांची में 1899 में। अगर हम देखें तो मुंडा इंजॉयड द सिस्टम नोन एज द, हाँ ये है आपका कुंथु तैदर, कुंथु तैदर कुछ इनका नाम होगा। इसका मतलब होता है ओरिजिनल क्लियर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है अपने विलफुली जितना जब मन करता था तो फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे, ठीक है ना। अब इनके लैंग्वेज में इसको कुंथु कत्तीदर ऐसे कुछ बोलते थे। तो ये जो है ये क्लियरर थे फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट क्लियर कर देते थे, काट पीट देते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार। In the course of time, the Munda realized that this system of the Kunthu Kaidar was being corroded, ठीक है। ये सिस्टम, ये मना किया जा रहा था कि आप ऐसा मत करिए, तो इससे जो है वो परेशान हुए, ठीक है ना। मनी लेंडर्स जो थे वो आते थे, ट्रेडर्स आते थे, उनको मना किया जाता था। इन द ईयर 1895 बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रोफेट। बिरसा ने अपने आप को प्रोफेट जो है डिक्लेयर कर लिया। दिस मूवमेंट वाज पॉपुलरली नोन एज द सरदारी लड़ाई, ठीक है। तो प्रोफेट जब बन गए तो इसी मूवमेंट को सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरदारी लड़ाई, बिकॉज मुंडा सरदार स्ट्रगल फॉर द ट्रेडिशन फॉर 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स से जो है मुंडा सरदार अपने अपने जो है ट्रेडिशन के लिए लड़ रहे थे। मुंडा जो है अरेस्ट कर लिए गए 1900 में और बाद में वो जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आगे वाला हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।